औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के ईयरली होरोस्कोप के बारे में। तो हम देखेंगे कि बुर्ज सरतान के हामिल लोगों का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। पूरे साल में प्लानिटरी पोजीशन क्या रहेगी उसके बारे में मैं पहले ही बड़ी तफसील से वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो का कुछ पार्ट यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि साल में कौन कौन से प्लैनेट कब कब ट्रांजिट करने वाले हैं और इनके असरात क्या मिलने वाले हैं। बाकी हम बात करेंगे बुर्ज सरतान के बारे में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2025 का सालाना जायजा यानी कि ईयरली होरोस्कोप। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल प्रेडिक्शन दूंगी कि किस तरह से कौन कौन से प्लैनेट मूव कर रहे हैं और क्या हो रहा है। उसके बाद अपने जो ज़ोडिक साइन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ इम्पोर्टेंट स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं यानी कि सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर। ठीक है, और ये तमाम प्लैनेट एक साल में ट्रांजिट नहीं करते हैं। इनका ट्रांजिट अलग अलग होता है, लेकिन 2025 का साल बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसमें तमाम प्लैनेट्स ट्रांजिट करने वाले हैं और इनका ट्रांजिट तमाम ज़ोडिक साइन पर बहुत ही डिफरेंट असरात मुरतब करने वाला है। तो हम इनको तफसील के साथ देखेंगे। सबसे पहले जिस प्लैनेट का ट्रांजिट होगा वो ज़हल है। ज़हल 30 मार्च 2024 को एक्वेरिस से निकलकर पाइसिस में ट्रांजिट करेगा और उसके बाद इस साल में हमारे पास दूसरा ट्रांजिट जुपिटर का होगा और जुपिटर 15 में टॉरस से जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा। और उसके बाद हमारे पास बड़ा ट्रांजिट राहु और केतु का होगा जो कि 30 में ट्रांजिट करेगा। राहु का ट्रांजिट पाइसिस से एक्वेरियस में होगा जबकि केतु का ट्रांजिट विर्गो से लीव में होगा। इनका ट्रांजिट बैक इसलिए क्योंकि राहु और केतु हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, रेट्रो रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने से पिछले घर में ट्रांजिट करेंगे। तो इस तरह से ये बड़े ट्रांजिट होंगे। अब अगर हम साल 2025 की बात करें, 2025 को अगर जमा किया जाए तो अदद 9 आता है और 9 अदद मरीख का अदद है, मार्स का अदद है। तो इस तरह से इस साल में मार्स भी अपने बहुत बड़े असरात छोड़ेगा, जिसको मंडेन में हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल प्रेडिक्शन में भी मैं आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। अगर देखा जाए तो मार्स क्या है, वो अग्रेशन का प्लैनेट है। लड़ाई झगड़े, फसाद, ब्लड, एक्सीडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो इस तरह से 2025 के साल में ये तमाम चीज़ें और बिलखसूस फोर्सेस जो हैं उनके हवाले से बड़े बड़े इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। और साल 2025 का साल बहुत ज़्यादा हर बंदे को अग्रेशन भी देगा। लड़ाई झगड़े हमें आम नज़र आएंगे, जंगों की सूरत हाल नज़र आ सकती है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुर्ज सरतान के ईयरली होरोस्कोप के बारे में। तो क्या उसमें हम देखेंगे, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये साल मार्स का साल है और मार्स एनर्जी से भरपूर रहेगा। इस साल का जब आगाज़ होगा तो मार्स कैंसर साइन में होगा और कैंसर साइन डेबिलिटेशन का साइन है, यानी कि बुर्ज सरतान के हामिल लोगों के लगन में मार्स होगा। तो ये हर वक्त इस साल में इनको प्रोमिनेंट चीज़ जो फील होगी कि ये गुस्सा इनके दिमाग में भरा रहेगा, लेकिन ये अपना गुस्सा जो है निकाल नहीं पाएंगे। अपने दिमाग में, अपने जहन में बहुत सारी चीज़ों का हजूम लेकर ये बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे डिफरेंट एंगल्स से।
तो इस वजह से मैं ये देखती हूँ कि इस साल में आप लोगों को अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना, आप लोगों को बहुत एनर्जेटिकली वर्क करना है कि सम टाइम ये कोई काम करने की कोशिश करेंगे और फिर वो थक हार कर बैठ जाएँगे। और भी प्लानिटरी पोज़ीशन बन रही है जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये बात की जा रही है, वो मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करती हूँ। मुश्तरी इनके 11th हाउस में रहेगा और पहले 4 माह ये 11वें घर में रह बैठा हुआ है। 11वें घर से ये तीसरे, 5वें और 7वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। तो इस दौरान में बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं और बाकी जिन लोगों की शादियाँ रहती हैं, उनकी शादियों के चांसेस बन रहे हैं। तो मई तक अभी आप लोगों के लिए शादी के लिहाज से एक खुशगवार वक़्त है। शादी के लिहाज से आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है, जस्ट आपको उसे अवेल करना है। यहाँ पर जिन लोगों के लव मैटर है वो अपने लव वंस को अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, शादी की तरफ लेके जा सकते हैं। एंगेजमेंट के आपके चांसेस बन रहे हैं, एंगेजमेंट का हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जिन लोगों की औलाद नहीं है और वो औलाद के सिलसिले में परेशान है, उन लोगों के औलाद के योग बन रहे हैं। थर्ड हाउस हार्ड वर्किंग का होता है, एफर्ट का, प्लानिंग का। आप लोगों को बहुत प्लान्ड वर्क करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, आपको प्लानिंग के साथ बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगेगी, ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आप जितनी एफर्ट लगाएंगे आपको वो एफर्ट फ़ायदा देगी, उसका आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ज़ाहिर इस वक्त इनके 8th हाउस में बैठा है और वहाँ से उसका ट्रांजिट इनके 9th हाउस में होने वाला है। 8वें घर में भी ज़ाहिल की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं होती है, ज़ाहिल खराबियाँ देता है क्योंकि 8वां घर सडन एक्सीडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे आपकी लाइफ में ट्विस्ट लेकर आता है। और सैटर्न चूँकि कार्मिक प्लैनेट है, कर्म कारक प्लैनेट है, ऑन द स्पॉट आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, किस तरह से होना, चीज़ें क्या इम्पैक्ट दे रही हैं, ये सारा कुछ ज़ाहिल बताता है, करवाता है। तो ज़ाहिल 8th हाउस में खुद डिस्टर्ब बैठा था, इसलिए लाइफ में आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी। मार्च में ज़ाहिल का ट्रांजिट हो जाएगा और ये आपके 9th हाउस में आ जाएगा। 9th हाउस में बैठ कर ये पहली नज़र आपके 11th हाउस को डालेगा, उसके बाद इसकी दूसरी नज़र आपके 3rd हाउस पर जा रही है और 6th हाउस पर पड़ रही है। ज़ाहिल आपकी कुंडली के लिए मारक प्लैनेट है, ये बात ज़हन में रखिए। तो अब जब उस मारक प्लैनेट का 9th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है, आपके वालिद का घर, मजहबी एक्टिविटीज़ का घर है। तो यहाँ पर कुछ मामलात में आपके लिए ये पॉजिटिव रहेगा और कुछ मामलात ख़राब करेगा। ज़ाहिल जिस घर में बैठता है उसकी हिफाजत करता है, लेकिन जिस जिस जगह पर नज़र डालता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेकर आता है। सबसे पहले तो ज़ाहिल आपके 11th हाउस में बैठा मैं पहली नज़र डालेगा 11वें घर में। जब तक जुपिटर है तब तक तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जुपिटर जो है वो फिर भी आपकी चीज़ों की काफ़ी हद तक हिफाजत कर लेगा, लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, आप को ईज़ी गेन नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के साथ काम करना पड़ेगा, आपकी डिज़ायर फुलफ़िलमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से ज़ाहिल आपके 3rd हाउस पर नज़र डालेगा। 3rd हाउस जो है वो आपके अज़ीज़ों अक़ारिब का घर है, आपके दोस्तों का, छोटे बहन-भाइयों का घर है। यहाँ पर ज़ाहिल आपके हमसायों का घर है। तो छोटे सफ़र में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। एग्रीमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा सोच-विचार करिएगा। बहुत ध्यान से गौर-व-फ़िक्र करते हुए किसी किस्म का भी कोई एग्रीमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिल यहाँ पर आपके लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बना हुआ है। छोटे बहन-भाइयों के साथ आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। क्या हमारा ब्रेन है और ब्रेन की थिंकिंग पावर को ये कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, कम नहीं करेगा, स्लो कर देगा। मतलब चीज़ें आपको देर से समझ आएँगी, चीज़ों पर रिएक्ट आप पहले ही कर चुके होंगे, जिसकी वजह से मसाइल ख़राब होंगे। तो मैं आपको बार-बार कहूँगी कि यहाँ पर आपको रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको सोचना है हर चीज़ के बारे में और उसके बारे में सोच-विचार करने के बाद बहुत स्लो इम्प्रेशन देने हैं, ठीक है? ज़हर यहाँ पर आपकी किसी भी चीज़ के लिए एफ़र्ट्स को बढ़ा देगा। छोटा-सा भी काम होगा, आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी और सम टाइम होगा ये कि आप प्लानिंग करेंगे और आपकी प्लानिंग फुलफ़िल नहीं होगी, आपकी प्लानिंग नाकाम हो जाएगी या आप उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाओगे। इस तरह के इश्यूज़ आपके साथ ये 2.5 साल लगने वाले हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है।
अगर आप लोग मार्केटिंग वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, कम्युनिकेशन के साथ मुंसलिक हैं, मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, तो ये ट्रांज़िट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें आपको रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि आपके जो नेटल का ज़हल है, उसकी प्लेसमेंट क्या है? नेटल का ज़हल अगर आपका अच्छा बैठा है, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी हद तक कम हो जाएँगी। और नेटल चार्ट में 3rd हाउस में कौन-सा प्लैनेट है, कौन-कौन एस्पेक्ट कर रहा है, अगर तो बेनिफिक एस्पेक्ट आ रही हैं, तो भी इसमें काफ़ी मामलात चेंज हो जाएँगे। तो यहाँ पर आपके नेटल चार्ट का होना और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने नेटल चार्ट के बारे में जानना चाहेंगे, अपने मतलब अपने बारे में किसी भी किस्म की रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं। इसकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है और उसमें आपको डिटेल्ड में रहनुमाई दी जाएगी। आपको साल की रेमेडीज़ दी जाएँगी ताकि आपकी ज़िंदगी में मसाइल ना हों और आसानियाँ पैदा हों। तो इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मेरे साथ इस सिलसिले में भी राब्ता कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए ज़हल की, तो ज़हल यहाँ पर बैठकर आपके 6th हाउस पर नज़र डाल रहा है। छठा घर प्रॉब्लम्स का घर है, छठा घर आपकी सर्विस का घर है, आपकी डेली सेट रूटीन का, आपकी हेल्थ का घर है, ये आपके एनिमीज़ का घर है। तो जब ज़हल इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो डेफ़िनेटली इससे रिलेटेड जो भी मामलात हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बनेंगे। इसमें आपके कज़न्स, आपके रिलेटिव आते हैं, तो उन लोगों की तरफ से आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? आपकी वर्क प्लेस पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी डेली सेट रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुझे जो प्रॉब्लमैटिक आपके लिए लगता है, मैं आपको इस चीज़ में वार्न करूँगी कि क्योंकि छठा घर केसेस, कोर्ट केस को भी ज़ाहिर करता है। यहाँ पर किसी भी पर्सन की गारंटी मत दें, क्योंकि किसी की दी हुई गारंटी आपको लिटिगेशन की तरफ लेके जा सकती है, आपके मामलात डिस्टर्ब कर सकती है। सेकंड, किसी को उधार पैसे मत दें। अगर आप किसी को पैसे उधार देंगे, तो डेफ़िनेटली आपको या तो वापस नहीं मिलेंगे या फिर इतना टूट के मिलेंगे कि बस छोड़ ही दें। आप सोचेंगे कि आपकी रकम ख़राब हो गई है, आपके मामलात फुली डिस्टर्ब हो जाएँगे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप किसी को उधार वग़ैरह कतई मत दें। अब बात आती है राहु और केतु के ट्रांज़िट की। राहु और केतु, राहु का ट्रांज़िट हो रहा है आपके 8th हाउस में, ठीक है? और केतु का ट्रांज़िट हो रहा है आपके 2nd हाउस में। जब तक पहले राहु आपके 9th हाउस में था, वो आपके जो है किस्मत में उतार-चढ़ाव लगाए रखा था उसने, ठीक है? मज़हब से आप दूर हो चुके थे, लेकिन अब उसका ट्रांज़िट जो है 8th हाउस में हो रहा है और 8th हाउस में राहु का ट्रांज़िट अच्छा नहीं होता। यहाँ पर बैठ के वो आपके 2nd हाउस को में भी नज़र दे रहा है, यहाँ पर बैठ के उसकी पहली नज़र आपके ट्राइन 5th हाउस को जा रही है, फिर आपके 4th हाउस को जा रही है। तो ये आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ लेके आ सकता है, घर में आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता है, फैमिली में आपके मसाइल पैदा कर सकता है, फैमिली के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप केतु के ट्रांज़िट के दौरान आप अपनी फैमिली से कट हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल एक तेज़ धार छुरी जैसी होगी, मतलब आप बात करेंगे लोगों को वो दिल पे लगेगी, वो मतलब आप नॉर्मल भी बात करेंगे तो वो दूसरों के ज़हन पर बुरा असर डाल सकती है। फिर यहाँ पर 2nd हाउस में केतु बैठकर आपको फाइनेंस की तरफ से लॉस भी दे सकता है। फाइनेंशियल आपको लॉस देखने को मिल सकते हैं, फिर फैमिली में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। हाँ, इस पीरियड में अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। यहाँ पर इस पीरियड में अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी डाइट हैबिट चेंज होने की वजह से आपकी हेल्थ बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकती है। 6th हाउस आपका ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो यहाँ पर ज़रा-सी लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लेकर जा सकती है। अब इस तमाम पीरियड में हम देखते हैं तो आपके 3 हाउसेस जो हैं वो फुली एक्टिव रहेंगे, जिनमें 2 तो पूरा साल रहेंगे, 4 और 6 और 11 इसके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इनके मामलात आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हो सकती हैं। हाँ, 4th हाउस का जो एक्टिव होना है वो आपको प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है, आपको घर दिलवा सकता है, व्हीकल दिलवा सकता है, कोई प्लॉट दिलवा सकता है, ठीक है? तो आपके घर में चेंजेस लेके आ सकता है, मदर की तरफ से कोई बेनिफिट दिलवा सकता है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव भी हो सकती हैं चीज़ें। आपके बर्थ चार्ट में किस चीज़ का प्रॉमिस है, वो भी इवेंट यहाँ पर अकर हो सकता है।
अब बात आती है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कोशिश करें कि इस साल में काले रंग का कपड़ा पहनने से गुरेज करें। जितना आप इस ट्रांजिट में काले रंग से दूर रहेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी। उसके साथ आप क्या करेंगे कि फ्राइडे के दिन किसी भी फीमेल को परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। फीमेल से मुराद, अगर आप मैरिड हैं आप अपनी वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं, और अगर नहीं है आप अपनी वालदा को, अपनी बहन को, किसी को भी परफ्यूम तोहफा दे सकते हैं। और कोशिश करें कि खुद भी परफ्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लाइट कलर के कपड़े पहने, जितने ही आपकी ड्रेस कलर जो है लाइट होंगे, आपकी लाइफ उतनी ही स्मूथ होगी, आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने इस ट्रांजिट को बुर्ज सरतान यानी कैंसर साइन के लिहाज से कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।